प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जवाहरराम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे क्रांति का अर्थ एवं मार्क्सवादी क्रांति। बीए सेकेंड ईयर में जो है उसके अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। क्रांति, अर्थ एवं मार्क्सवादी क्रांति, रिवोल्यूशंस, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन। बात करते हैं क्रांति की। तो क्रांति शब्द क्रम धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पैर लड़खड़ाना। अतः जब कोई व्यवस्था लड़खड़ा रही हो और उसमें परिवर्तन हुआ हो तो उस परिवर्तन को क्रांति कहा जा सकता है। मतलब क्रांति का अर्थ है पैर लड़खड़ाना, और जब कोई व्यवस्था लड़खड़ा रही हो और उसमें परिवर्तन हुआ हो तो उस परिवर्तन को हम क्रांति कहते हैं। अंग्रेजी में क्रांति शब्द का पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन है जिसका अर्थ है पूरी परिक्रमा। परिक्रमा में किसी पदार्थ का स्थान बदल जाता है, अतः इसके अनुसार भी क्रांति शब्द परिवर्तन से ही जुड़ा हो, मतलब परिवर्तन ही क्रांति है। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन के लिए कुछ लोग क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रांति शब्द परिवर्तन से संबंधित है। हम देखते हैं परिवर्तन विश्व की सभी वस्तुओं में होता है। कुछ लोग तो क्रांति शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन से करते हैं। हाइम्स ने किसी सामाजिक संरचना या समाज की किसी महत्वपूर्ण विशिष्टता में आकस्मिक आमूल परिवर्तनों के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग स्थापित जीवन विधियों में होने वाले उल्लेखनीय परिवर्तन को क्रांति का है। ऐसे परिवर्तन समाज के सभी क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, आर्थिक या सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा हाइम्स कहता है। राजनीतिक क्रांति उस स्थिति को कहते हैं जब राजनीतिक सत्ता में कोई परिवर्तन अचानक हो जाता है। मतलब जब राजनीतिक सत्ता में कोई परिवर्तन अचानक हो जाता है तो उसे हम राजनीतिक क्रांति कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन से राजनीतिक सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों से दूसरे व्यक्ति या समूह के हाथों में अप्रत्याशित तथा अवैधानिक रूप से चली जाती है। कभी कभी किसी महत्वपूर्ण कारणों से भी संपूर्ण स्थापित जो अर्थव्यवस्था वो भी परिवर्तन हो जाती है और नई अर्थव्यवस्था का उद्भव होता है। यह आर्थिक क्रांति कहलाती है। इसी प्रकार सांस्कृतिक या धार्मिक क्रांति उस क्रांति का द्योतक है जब सांस्कृतिक या धार्मिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण और स्थापित जो प्रणाली होता है उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाता है। राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्र समाज के ही विभिन्न क्षेत्र हैं, अतः उन क्षेत्रों की क्रांतियां भी कभी कभी सामाजिक क्रांति ही कही जाती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अरस्तु कहता है क्रांति का जो अर्थ है स्पष्ट नहीं होता है, तथा संविधान में प्रत्येक छोटा बड़ा जो परिवर्तन होता है क्रांति कहलाता है। संविधान में जब पूर्ण परिवर्तन होता है, संविधान में जब बात करते हैं जब पूर्ण परिवर्तन होता है और राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है तो उसे पूर्ण क्रांति कहा जाता है। और यदि संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में थोड़ा परिवर्तन होता है तो वह आंशिक क्रांति कहलाती है। विल्बर्ट ई म्यूर का मत है कि समाज में जो व्यापक परिवर्तन है उसका नाम क्रांति है। विल्बर्ट ई म्यूर का मत है कि समाज में जो व्यापक परिवर्तन है उसी का नाम क्रांति है। P.A. सिरोकिन के अनुसार वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में हिंसात्मक परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी विचारक। मार्क्सवादी जो विचारक है उनका विचारकों का मत है कि क्रांति भूख से अभिप्रेरित होती है, परंतु ऐतिहासिक तथ्य इस बात को बताते हैं कि सभी देशों में भी जहां क्रांतियां हुई हैं वे आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, अतः क्रांति के दूसरे अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे सत्ताधारी है
उन सत्ताधारियों के अत्याचार एवं शासक द्वारा प्रजा का शोषण आदि। अब देखो, क्रांति के कई रूप हैं। क्रांति के कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं। 1 नंबर, आंशिक और पूर्ण क्रांति। संविधान का महत्वपूर्ण भाग बदले या संपूर्ण संविधान बदल जाए। दूसरी है रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति, विद्रोह या रक्तपात द्वारा संविधान में परिवर्तन। विद्रोह या रक्तपात द्वारा संविधान में परिवर्तन या शांतिपूर्ण ढंग से। तीसरी बात है व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत क्रांति। यदि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटाकर संविधान में परिवर्तन हो या बिना शासक को बदले संविधान में परिवर्तन हो। चौथी बात करते हैं वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। धनिक वर्ग या किसी अन्य वर्ग के विरुद्ध क्रांति करके किए जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन। पांचवी बात है वैचारिक क्रांति। जब कोई नेता या वक्ता अपने भाषणों या शब्द जाल के द्वारा राज्य में क्रांति को ला दे तो वह वैचारिक क्रांति। छठा है उदारवादी क्रांति। यदि निरंकुश शासन के स्थान पर, निरंकुश शासन होता है उसके स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना होती है तो उसे उदारवादी क्रांति कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्या क्रांति में हिंसा आवश्यक है। इस संबंध में विचारकों में मतभेद भी है। कई समाजशास्त्री क्रांति में हिंसा को आवश्यक तत्व मानते हैं, पर क्रांति में हिंसक तत्व आवश्यक नहीं। क्रांति अहिंसक भी होती है। गांधीवाद हमें इसका उदाहरण है। क्रांति की जो विशेषताएं हैं जो इस प्रकार। 1 नंबर, क्रांति शब्द का प्रयोग मानव समाज की संरचना या उसकी गतिविधियों से संबंधित है। जो क्रांति शब्द का प्रयोग हम करते हैं जो मानव समाज की संरचना या उसकी गतिविधियों से संबंधित है। 2 नंबर जो क्रांति की विशेषता है, मानव समाज के विभिन्न क्षेत्र हैं। हम देखते हैं राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि। क्रांति का क्षेत्र व्यापक है और सभी क्षेत्र में क्रांति होती है। इन सभी क्षेत्रों में भी क्रांति होती है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक। तीसरी बात करते हैं कुछ विचारकों ने मात्र राजनीतिक क्षेत्र की क्रांति को ही क्रांति कहा है, लेकिन ऐसा मानना भ्रामक है। चौथी बात करते हैं सभी प्रकार का परिवर्तन क्रांति नहीं है। यदि परिवर्तन उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण तथ्यों में हुआ है तो ही वो क्रांति है। पांचवी बात करते हैं प्राकृतिक घटनाओं के कारण यदि परिवर्तन हो तो उसे क्रांति नहीं कहा जाता। कोई प्रकृति से संबंधित कोई परिवर्तन होता हो तो वो प्राकृतिक घटनाओं से, तो वो परिवर्तन नहीं माना जाता। मानव प्रयास के कारण यदि परिवर्तन हुआ है तो ही वो क्रांति, उसे ही क्रांति कहते हैं। छठी बात है क्रांति में अचानक परिवर्तन होता है। सातवीं बात है क्रांति में हिंसक तत्वों का वर्तमान रहना आवश्यक नहीं है। हिंसक तत्वों का कोई रहना आवश्यक नहीं है। अतः जब कोई महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन अकस्मात वेग से लाया जाए तो उसे क्रांति कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि विभिन्न क्रांति के कारणों में विभिन्न समय अथवा काल में विभिन्न देशों तथा विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें क्रांति कहा जाता है। लेकिन उन सब में क्रांति के अलग अलग कारण रहे हैं, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि। प्रोफेसर M.N. राय, एक प्रोफेसर है M.N. राय, का है कि किसी भी क्रांति के आधार रूप में वैचारिक क्रांति को ही महत्वपूर्ण माना है। ये सभी आदर्शवादी विचार हैं। इसके अनुसार आदर्श ही क्रांति का प्रेरक है, इसलिए इनके विचारों को आदर्शवादी मत कहा जाता है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की। अरस्तु ने जो क्रांति है उसके कारणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है तथा क्रांति के 3 कारण माने। पहला है मूल कारण, दूसरा सामान्य कारण, तीसरा विशेष कारण। मूल कारण माना है अरस्तु ने कि मूल कारण में अरस्तु धनवान और गरीबों के बीच असमानता को मानता है। जब धनवान और गरीबों में असमानता आती है तो ये मूल कारण है। दूसरा है सामान्य कारण, शासक की स्वार्थ की जो शासक की भावना होता है, श्रेष्ठता की भावना, भय, घृणा, जातीय भेदभाव आदि, ये सामान्य कारण। तीसरा है विशेष कारण, सत्ताधारी धनवानों का साधारण जनता पर अत्याचार आदि को इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं विशेष कारण। मार्क्स है उसने आर्थिक
असफलता तथा शोषण को क्रांति का मुख्य कारण माना है। इस प्रकार हम अंत में यही कह सकते हैं कि क्रांति जो है समाज या राज्य में एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन होता है तथा क्रांति के कई क्षेत्र हैं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि। अतः क्रांति का जो क्षेत्र व्यापक है और क्रांतियाँ सभी क्षेत्रों में होती है। धन्यवाद।